तो कोई बड़ी रिसर्च शुरू होने वाली है? क्या बात है। देखिए, किसी भी बड़ी खोज पर निकलने से पहले ना एक नक्शा होना बहुत ज़रूरी है, एक ब्लूप्रिंट। अकादमिक दुनिया में इसी को हम सिनॉप्सिस कहते हैं। पर इसे सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी या कागज़ का टुकड़ा नहीं समझना चाहिए। ये तो पूरी रिसर्च का आर्किटेक्चरल प्लान है। मतलब वो नक्शा जो ये बताएगा कि खोज की हर एक ईंट कहाँ कैसे लगेगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे काम पर लगते हैं और समझते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर बनता कैसे है। अच्छा, तो इस पूरे सफर को ना हमने 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला इंप्रेशन कैसे जमाया जाए, यानी टाइटल पेज की। फिर हम खोज के बिल्कुल दिल में उतरेंगे, उसके मेन आइडिया को समझेंगे। इसके बाद तैयार होगा असली ब्लूप्रिंट, यानी हमारी मेथोडोलॉजी। फिर बात होगी कि प्रोजेक्ट की हदें क्या हैं, उसकी सीमाएं और नैतिकता क्या है। और आखिर में हम उन जरूरी कागजातों पर नजर डालेंगे जो इस पूरी योजना को एक साथ जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, पहला इंप्रेशन, यानी ब्लूप्रिंट का कवर पेज, हमारा टाइटल पेज। सोचिए जरा, यही वो पहली चीज है जिसे सुपरवाइजर और कमिटी देखेंगे। ये सिर्फ एक पेज नहीं है, ये पूरे प्रोजेक्ट का चेहरा है। यहीं से काम की गंभीरता और प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा लगता है। तो एक परफेक्ट टाइटल पेज पर आखिर होता क्या क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले टॉपिक का बिल्कुल साफ साफ टाइटल, फिर छात्र का नाम, उनकी गाइड या को गाइड का नाम, डिपार्टमेंट या कॉलेज, और हाँ, सबमिशन की तारीख। बस इतना ही। ये चीजें सुनने में भले ही छोटी लगें, लेकिन यकीन मानिए यही वो चीजें हैं जो प्रोजेक्ट को एक प्रोफेशनल शुरुआत देती हैं, जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है। चलिए अब आते हैं ब्लूप्रिंट के सबसे अहम हिस्से पर, वो हिस्सा जहां असल दिमागी कसरत होती है। ये वो स्टेज है जहां मन का कोई बड़ा सा आइडिया या एक छोटी सी दिलचस्पी एक ठोस रिसर्च करने लायक सवाल की शक्ल लेता है। सच कहूं तो यही पूरी रिसर्च की नींव है। इस सेक्शन का बस एक ही मकसद है, अपनी रिसर्च के क्यों का जवाब देना। बिल्कुल साफ तौर पर यह बताना होगा कि इस स्टडी की जरूरत ही क्यों पड़ी, इससे क्या हासिल करना है। ये समझिए कि ये पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा है। और देखिए कितना दिलचस्प है कि ये एक फनल की तरह काम करता है। मतलब एक बड़े जनरल इंट्रोडक्शन से शुरुआत होती है, फिर उसे थोड़ा और छोटा करके ये बताया जाता है कि ये स्टडी क्यों ज़रूरी है। इसी से निकल कर आता है एक बहुत ही स्पेसिफिक रिसर्च सवाल, और आखिर में उन ठोस मकसदों की एक लिस्ट तैयार होती है जिन्हें पूरा करना है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक अच्छा और बिल्कुल साफ रिसर्च सवाल ही वो ध्रुव तारा है जो पूरे प्रोजेक्ट को रास्ता दिखाएगा। ये जितना साफ होगा, खोज का सफर उतना ही आसान होगा। चलिए अब ब्लूप्रिंट के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। अगर पिछले सेक्शन में हमने क्या और क्यों पर बात की, तो ये सेक्शन पूरी तरह से कैसे के बारे में है। कह सकते हैं कि ये रिसर्च की असली कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है। किसी भी अच्छी मेथोडोलॉजी की शुरुआत एक मजबूत स्टडी डिज़ाइन से होती है। इसे एक तरह की मास्टर स्ट्रैटेजी समझना चाहिए। यही वो ढांचा है जो तय करता है कि रिसर्च के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कौन सा लॉजिकल रास्ता अपनाया जाएगा। एक मजबूत प्लान के लिए इन सभी चीज़ों को डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टडी कहाँ होगी, किन लोगों पर होगी, कितने लोगों को और कैसे चुना जाएगा, डेटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा, और सबसे ज़रूरी उस डेटा का विश्लेषण कैसे होगा। ये सब कुछ यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, समावेशन और बहिष्करण यानी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इनके बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। इंक्लूजन क्राइटेरिया ये बताते हैं कि स्टडी में कौन शामिल होगा, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया उन लोगों को बाहर रखते हैं जो नतीजों पर असर डाल सकते हैं, भले ही वो इंक्लूजन क्राइटेरिया पूरा करते हों। इससे एक साफ सुथरा और भरोसेमंद डेटा सेट मिलता है। और हाँ, ये जो सैंपल साइज होता है ना, यानी नमूने का आकार, ये कोई अंदाजे से लिया गया नंबर नहीं होता। ये एक सोची समझी कैलकुलेशन पर आधारित होता है जो स्टडी की विश्वसनीयता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सही सैंपल साइज ही ये पक्का करता है कि जो नतीजे आ रहे हैं वो महज एक इत्तेफाक नहीं है। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो प्रोजेक्ट की हदें तय करता है और हमारी जिम्मेदारियों की बात करता है। एक बात याद रखनी चाहिए, एक अच्छा रिसर्चर वो होता है जो ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी रिसर्च क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। यहां पूरी तरह से पारदर्शी होना पड़ता है। स्टडी का दायरा क्या है, उसकी सीमाएं या कमजोरियां क्या हो सकती हैं, नतीजों का असल दुनिया में क्या असर पड़ सकता है, और सबसे जरूरी, प्रतिभागियों की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या नैतिक कदम उठाए जाएंगे। और ये एक बहुत ही शानदार बात है।
अपनी रिसर्च की सीमाओं को साफ साफ बताना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये एक ताकत है। ये दिखाता है कि योजना के हर पहलू पर कितनी गहराई से सोचा गया है। चलिए अब आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये उन सभी जरूरी कागजातों के बारे में है जो सिनॉप्सिस पैकेज को पूरा करते हैं। ध्यान रहे, ब्लूप्रिंट के साथ लगे ये दस्तावेज भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि ब्लूप्रिंट खुद। मिसाल के तौर पर बजट को ही देख लीजिए। सिर्फ खर्चों की लिस्ट नहीं देनी होती, बल्कि हर खर्च का कारण भी बताना होता है। चाहे वो सवालों की छपाई हो, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हो या फिर प्रतिभागियों के आने जाने का खर्च। इससे प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल प्लानिंग का पता चलता है। और आखिर में ये है फाइनल चेकलिस्ट। रेफरेंसेस, क्वेश्चनर, सहमति पत्र यानी कंसेंट फॉर्म और एथिक्स कमेटी से मिला क्लियरेंस लेटर, ये सभी दस्तावेज पक्का करते हैं कि पूरा रिसर्च पैकेज न सिर्फ मुकम्मल है बल्कि एकेडमिक और कानूनी तौर पर भी मजबूत है। तो एक बात तो साफ है, सिनॉप्सिस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या कॉलेज की जरूरत नहीं है। ये हमारी खोज का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है। ये वो गाइड है जो रिसर्च के तूफानी समंदर में कंपास का काम करेगा, रास्ता दिखाएगा और भटकने से बचाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। एक ब्लूप्रिंट इमारत बनाने में तो मदद करता है, पर तब क्या हो जब इमारत बनाते बनाते ही ये पता चले कि ब्लूप्रिंट में ही कोई कमी थी? असल रिसर्च की दुनिया में यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, अपनी बनाई योजना और जमीनी हकीकत के बीच तालमेल बिठाना।